आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्जिनल की 5th क्लास में। दोस्तों, आज से हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना, उसका जो लेवल होगा ना वो थोड़ा हाई होगा नॉर्मल से। मतलब अब तक अपने 12 इलस्ट्रेशन करे वो उतने टफ बेसिक नहीं थे। बेसिकली मैं कहूँ तो वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड थे, आपने मार्जिनल के फार्मूले यूज़ करे और कहीं ना कहीं हो गए। अब ना रियल डिसीज़न मेकिंग स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, तो कैसे आप डिसीजंस लेंगे कुछ कुछ चीज़ों पे वैसे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ और टेक्निकल इश्यूज़ हैं, एसी चल नहीं रही और पंखे से में भी थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा नॉइज़ मिले, आप उसे इग्नोर करना। ठीक है, आइए देखिए दोस्त, अब से कुछ हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना, वो ये वाला जो खास करके इलस्ट्रेशन नंबर जो 13 है ये लिमिटिंग फैक्टर का है। भैया लिमिटिंग फैक्टर बेसिकली होता क्या है वो पहले हमें समझा दो। आइए मैं आपको ना कोशिश करता हूँ लिमिटिंग फैक्टर पहले समझाने का कि क्या लिमिटेड होता है। कुछ तो लिमिटेड होगा ना। ठीक है, अब देखिए मेरे साथ यहाँ देखेंगे, थोड़ा ना प्लीज़ सीरियस हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सीरियस होना ही मेरे लिए बेहतर है। देखिए दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हाँ भैया समझ में आया, मैन्युफैक्चरर है, ये कौन होगा? कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, कंपनी, एनीथिंग। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं भैया, ये ना रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, मैन्युफैक्चर करते हैं बेसिकली, और फर्दर उसे मार्केट में ले जाके सेल कर देते हैं। हाँ भैया ये तो हमें पता ही है। दोस्त ये जो यहाँ तक है ना, फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए इन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? भैया बेसिकली आप यही पूछना चाहते हो ना कि एक यूनिट को, एक पर्टिकुलर किसी भी यूनिट को, मेरे हाथ में बच्चे पेन है, आपके हाथ में भी होगा, उसे मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं? तो भैया इसे मैन्युफैक्चर करने में ना, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि रॉ मटेरियल लगा होगा। ये प्लास्टिक वगैरह का पेन है तो इसमें प्लास्टिक लगी होगी, रॉ मटेरियल। इस पर किसी लेबर ने काम किया होगा, बनाने वाले ने। ठीक है, और इस पर कुछ ना ओवरहेड लगे होंगे, कुछ ओवरहेड लगे होंगे। ओवरहेड का बेसिकली मेरा मतलब है कुछ मशीन आवर्स लगे होंगे। ठीक है, मशीन आवर्स लगे होंगे, वही तो हम ओवरहेड बेसिकली कंसिडर करते हैं ना। हाँ भैया, मशीन आवर्स लगे होंगे। हाँ भैया, ये तीन ही चीज़ ना बेसिकली, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ और भी पॉसिबल है, बट मेनली अगर मैं बात कहूँ तो रॉ मटेरियल, लेबर और मशीन ओवरहेड। ठीक है, या ओवरहेड बेसिकली मैं कुछ भी कह सकता हूँ, ओवरहेड कहूँ, मशीन आवर कहूँ, बहुत ज़्यादा सेम थिंग। ओके, तो ये तीन चीज़ें लगी होगी। हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, कई बार ऐसा इसको फेस करना पड़ता है कि या तो इसके पास रॉ मटेरियल का शॉर्ट सप्लाई है, मतलब एग्जैक्टली जितने की रिक्वायरमेंट है ना मुझे, उतना नहीं है, सफिशियंट नहीं है, कम है, लिमिटेड है। ठीक है, हो सकता है उसके पास लेबर की कभी कमी पड़ जाए, हाँ पॉसिबल है। हो सकता है उसके पास कभी ओवरहेड की कमी पड़ जाए, मतलब मशीन आवर कम है या लिमिटेड मशीन्स हैं, वो चलेंगी ही कम, तो ज़्यादा मैन्युफैक्चर कैसे कर लोगे? ऐसा पॉसिबल है ना बच्चे? हाँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि बाज़ार में ना, बाज़ार में 2000 यूनिट ना पेन बिक सकते थे, लेकिन मेरी फ़िलहाल जो कैपेसिटी है ना वो 1000 पेन बनाने की है। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास रॉ मटेरियल की शॉर्ट सप्लाई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि क्या लिमिटेड है? हाँ, लिमिटिंग फैक्टर में हमेशा आपको देखने को मिलेगा या तो रॉ मटेरियल लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, या फिर आवर्स लिमिटेड है। आपको ये समझ में आ गया ना बच्चे? मैं बेसिकली बस इतना ही समझाना आपको चाहता था, बाकी आप क्वेश्चन से मेरे साथ करके समझेंगे। ठीक है, हाँ भैया ये ऊपर ऊपर से तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बस मुझे इतना ही समझाना था, बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से सब समझ लेंगे। ठीक है, आइए अब ज़रा ना रीड करते हैं कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 है क्या। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। कह रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। ओके, और हमें ना कुछ पर यूनिट डेटा गिवन है, पर यूनिट डेटा गिवन है। ये ना दो प्रोडक्ट्स में एक्चुअली डील करते हैं, प्रोडक्ट ए में और प्रोडक्ट बी में। ये एक साथ में कहूँ कि पेन भी बनाते हैं और दूसरे हैंड में कह दूँ पेपर भी बनाते हैं, पॉसिबल है ना? हाँ, ये कह रहे हैं कि इनकी जो सेल है ना, वो जो प्रोडक्ट ए की 100 यूनिट्स की है और प्रोडक्ट बी की 120 यूनिट की है।
इनकी सेल, ठीक है। मतलब 100 यूनिट ये सेल कर सकते हैं ए का और 120 यूनिट कर सकते हैं बी का। साथ में कह रहे हैं कि कंजम्पशन जो मटेरियल का होगा वो प्रोडक्ट ए के लिए 2 kg का होगा और प्रोडक्ट बी के लिए 3 kg का होगा, ठीक है। और जो मटेरियल की कॉस्ट आएगी वो 10 रुपये की ए में और 15 रुपये की बी में। ओके, सीधी सी बात है, इट मीन्स कि 5 रुपये पर केजी रॉ मटेरियल होगा, तभी तो, क्योंकि 5 रुपये केजी मटेरियल है और 2 kg लग रहा है तो 10 रुपये आ रही है। वैसे ही यहाँ पे 3 kg लग रहा है तो 15 रुपये आ रहा है। ये तो कॉमन सेंस है। आगे हमने कहा कि वेजेस, डायरेक्ट वेजेस ना 15 रुपये की यहाँ लग रही है ए में और 10 रुपये की लग रही है बी में। वैसे ही कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 5 रुपये और 6 रुपये के, ठीक है जी। हाँ, मशीन आवर्स देखिए बच्चे यहाँ पे गिवन है। मशीन आवर्स कह रहा है कि ए को बनाने में 3 घंटे लगता है और वहीं बी को बनाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। कुछ और भी ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं आपको, ठीक है। फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स है 5 रुपये का ए में, 10 रुपये का है बी में और 15 का इधर ए में है और ये 20 का है बी में। एक और इन्फॉर्मेशन आपसे दे रही है लास्ट में, ये कह रहे हैं आपसे कि जी जो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट वेजेस पर आवर है वो 5 रुपये की है। जो डायरेक्ट वेजेस है वो 5 रुपये की है। भैया इसका क्या मतलब हुआ कि 1 घंटे अगर लेबर काम करता है ना मशीन पे तो उसे हम 5 रुपये देते हैं, ठीक है। इट मीन्स एक सेकेंड हमने लेबर को दिया कितना है, ऊपर कहीं गिवन था ना। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में वेजेस 15 रुपये दी गई है और 10 रुपये दी गई है। इट मीन्स कि भैया ना 3 घंटे तो काम हुआ है ना, 3 घंटे काम हुआ है ना। हाँ, वो ऑलरेडी गिवन है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 3 घंटे और यहाँ 2 घंटे, तभी तो 5 रुपये का पर आवर रेट है और 3 घंटे काम किया तो 5 आई 15 रुपये का यहाँ पे हमने वेजेस दिया, ठीक है। और वैसे ही 2 घंटे यहाँ काम किया तो 5 दूनी 10 रुपये का यहाँ पे हमने पेमेंट किया, ठीक है भैया। हाँ, तो ये ना एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने दे रखा था। हाँ, पर यूनिट हमें ये सारी बातें समझ में तो आई। फर्दर ये हमसे पूछना क्या चाहता है वो ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, ए और बी 2 बातें हैं। ए हम पहले पढ़ते हैं। ए में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ए में कह रहा है कि आप बताओ, कमेंट करो प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करो और साथ में कह रहा है कि बोथ यूजेस द सेम रॉ मटेरियल। ओके, कह रहा है कि टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट्स इज़ लिमिटेड। टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट्स इज़ लिमिटेड, मतलब ना ये हमसे कह रहा है ना कि हम जो सेल कर पाएंगे ना वो लिमिटेड है। मतलब जो प्रोडक्ट ए का है 100 रुपये 100 यूनिट, उससे ज़्यादा हम सेल नहीं कर सकते, और प्रोडक्ट बी का 120 यूनिट, उससे ज़्यादा हम सेल नहीं कर सकते। मतलब मैं कहूँ कि मैक्सिमम इनकी जो सेलिंग कैपेसिटी है ना, या फिर मार्केट की डिमांड ही है, वो ए की 100 यूनिट की है और बी की 120 यूनिट की है। तो जब ऐसा कुछ होगा ना बच्चे, जब सेलिंग ही लिमिटेड हो जाए, ठीक है, सेल यूनिट ही लिमिटेड हो जाए, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है। भैया कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है क्या? हाँ बच्चे, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और चलिए नीचे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते थे? भैया हम बनाते थे ना सेल्स, इसमें से माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा आ जाता था कंट्रीब्यूशन, माइनस कर देते थे फिक्स कॉस्ट और ये आ जाता था प्रॉफिट, ठीक है। मैं कहता हूँ बच्चे, थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दो या ज़ीरो मान लो, अज्यूम करो, अज्यूम ही करना है। आपने ज़ीरो मान लिया तो मैं कहूँ कि जो भी यहाँ पे सेल होगी, इसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट को जो माइनस किया तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब जबकि फ़िक्स कॉस्ट कुछ है ही नहीं, तो जितना फिक्स ये कंट्रीब्यूशन होगा, क्या मैं कह दूँ कि उतना ही प्रॉफिट आ रहा है? हाँ भैया, आ तो रहा है। तो मैं दूसरी भाषा में एक फैक्टर को इग्नोर करके कह नहीं सकता कि कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट है। हाँ भैया, कह तो सकते हो। तो वही फ़िलहाल अभी आप मान के चलो कि कंट्रीब्यूशन ही हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कह दूं कि फ़िक्स कॉस्ट ना बच्चे लिमिटेड ही तो रहता है। मतलब फ़िक्स कॉस्ट फिक्स रहता है, चाहे मैन्युफैक्चर करो या ना करो, ठीक है। तो वो जो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, जो बढ़ घट रहा ही नहीं है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा, प्रॉफिट उतना ज़्यादा। क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पे कहा
यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब सेल पोटेंशियल यूनिट्स में लिमिटेड रहे तो ये किसके बेसिस पे देखा जाएगा, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन जब मैं आंसर कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका ज़्यादा होगा ना, चाहे प्रोडक्ट ए का या फिर बी का, जिसका ज़्यादा होगा आप कह देना वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है जी, बस आपको कमेंट करना है। अगेन देखिएगा मेरे साथ, बी पढ़ेंगे कि टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज़ लिमिटेड। मतलब मैं कह दूं कि टोटल ये सेल की बात कर रहा है, सेल्स इन रुपीज़। जब सेल्स इन रुपीज़ ही लिमिटेड हो ना, सेल्स इन रुपीज़ ही लिमिटेड हो, तो वहाँ हम देखते हैं कि पीवी रेशियो किसका ज़्यादा है, पीवी रेशियो किसका ज़्यादा है। अगेन पीवी रेशियो का दूसरा नाम भैया कंट्रीब्यूशन रेशियो। ठीक है, अब जबकि सेल्स ये रुपीज़ में दे रहा है तो इसीलिए मैं पर यूनिट की बात नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूशन का पीवी रेशियो की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं रेशियो की बात क्यों कर रहा हूँ, पीवी रेशियो की, क्योंकि ये रुपीज़ के टर्म्स में बात करता है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के टर्म्स में बात करता है। दोनों बेसिकली हैं सेल से ही। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि जिसका पीवी रेशियो क्या हो बच्चे, हाई हो, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा हो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है भैया, आंसर तो करा दो। बच्चे देखिए आंसर का क्या गेम है, मैं आता 2 मिनट में आंसर करा देता। इवन मानिए इस क्वेश्चन को मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं भी कराए होंगे तो 50 बार से तो ज़्यादा कराए होंगे। ठीक है, तो रटा गया ने आके ऐसे रट देता, छाप देता, आप चले जाते आंसर करके। क्या करना है आंसर करके। ठीक है, समझिए बच्चे, समझिए कि बेसिकली ना यही काम आना, यहीं से आपका बेस बन रहा है। पहली बार आप मार्जिनल पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रुप में पढ़ेंगे, फाइनल में पढ़ेंगे, हर जगह मार्जिनल है और पूरी ज़िंदगी भर आप मार्जिनल ही लगा के ना एक बेहतर कॉस्ट अकाउंटेंट बन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रटा ज्ञान पे मैं भरोसा नहीं करता, आप भी ना करें, समझने की कोशिश करें आप। आइए तीसरा आपसे कह रहा है कि रॉ मटेरियल इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। अब देखिए ये कह रहा है ना कि जो रॉ मटेरियल है ना वो हमारे पास लिमिटेड है। मतलब उतना तो नहीं है कि ए और बी का सारा यूनिट बना सकें। मतलब 100 यूनिट इसके और 120 यूनिट इसके, टोटल 220 यूनिट बना सकें, उतने की हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, लिमिटेड है। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो बच्चे आपने देखा ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आप यहाँ पे निकाल दोगे कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल पर केजी। एक बार फिर से बोलता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल पर केजी कैसे निकालोगे। सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि 1 केजी रॉ मटेरियल लगा के जो मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे, 1 केजी रॉ मटेरियल लगा के जो मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे, ठीक है, वही मैं पहले बनाऊंगा। क्योंकि मेरे पास क्या है, मटेरियल शॉर्ट है, मैं सब नहीं बना सकता, टोटल 220 यूनिट नहीं बना सकता, तो कम से कम उतना तो बना लूँ जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ठीक है, एकदम बेसिक है बच्चे, कॉमन सेंस है। आप ना खुद को यहाँ पे एक बिजनेसमैन मान लेना, एक मैन्युफैक्चरर मान लेना। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि मुझे अपने बिजनेस के लिए करना है, आप कितने बेहतर तरीके से कर पाओगे, ये अप्रोच रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल पर केजी। ये तो मैं सिर्फ अभी ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका दिमाग में ना माइंड मैपिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कराऊंगा ना अभी तो अब ज़्यादा बेहतर में समझ आएगा। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर इज़ लिमिटेड। ठीक है, मतलब ये जो मशीन आवर थी ना, यहाँ 3 घंटे लगते थे ए को बनाने में, यहाँ 2 घंटे लगते थे 1 यूनिट बी का बनाने में। ठीक है, तो ये लोग क्या पड़ जाएगा ना, इस बार मशीन आवर ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मशीन रही होगी। लेबर से कितना भी 8 घंटे का काम करा लो, जब मशीन ही कम है तो वो कितना ही काम कर लेगा, कितना आवर्स निकल के आएगा, तो वो हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, इसका भी आप निकाल दोगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आप निकालना, जिसका ज़्यादा हो वो आप क्या करना, मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, वो वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, चाहे वो ए निकल के आए या बी निकल के आए, क्योंकि वही हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही रहा है कि जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना, जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो मुझे उस पर कमेंट करके दिखाओ। बस हम पहले इतना करते हैं, फिर बी वाले पोर्शन को कवर करेंगे।
ठीक है बच्चे, तो आपने देखा कि आपको किसी भी सूरत में कहाँ तक पहुँचना है, कंट्रीब्यूशन तक पहुँचना है गिवन डेटा से। कंट्रीब्यूशन तक आप पहुँच गए ना तो बहुत सारी बातें वहीं तक कैलकुलेट होगी। तो कंट्रीब्यूशन तक पहुँचने के लिए आप क्या करते थे भैया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भैया कंट्रीब्यूशन। सेल्स ऑलरेडी गिवन है ना, हाँ। और वेरिएबल कॉस्ट ना एक जगह नहीं गिवन, टुकड़ों में गिवन है। मटेरियल अलग है, लेबर अलग है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग है, सबको जोड़ देना ना बच्चे पर यूनिट, तो वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही घटाओगे आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, हाँ भैया बहुत सिंपल है। आइए हम एक अच्छे से खूबसूरत से प्रेजेंटेशन के साथ आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, और दो प्रोडक्ट थे मेरे पास ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ए और यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट बी। ठीक है, देखिए आप जानते हैं मैं हर बार ना अपना इनकम स्टेटमेंट चेंज नहीं करूँगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में, मुझे तो वही आता है। मैं लिखूँगा सबसे पहले सेल्स। सेल्स बच्चे कितना गिवन था, ए का कह रहा है कि 100 यूनिट का है, ए का कह रहा है कि 100 यूनिट का है और बी का कह रहा है कि 120 यूनिट का है। ठीक है, ओके, माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट। अब जबकि वेरिएबल कॉस्ट ना मेरे को कोई एक ही फिक्स टर्म में नहीं गिवन है, छोटे छोटे टुकड़ों में गिवन है, तो मैं सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लूँगा। ठीक है, कैसे करूँगा देखेंगे आप। पहले मेरे को मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन था, डायरेक्ट लेबर गिवन था, लेबर कहूँ या वेजेस कहूँ बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन था। ठीक है, इसके अलावा कुछ वेरिएबल ओवरहेड भी था ना। देखिए आप जानते हैं ना वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, हाँ भैया याद आ रहा है, जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा मैं उनको बता दूं। देखिए बच्चे, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये आपका हो जाता है क्या, वेरिएबल कॉस्ट। और भैया प्राइम कॉस्ट के टोटल 3 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक आपका हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चे, तो इन सब को जब आप जोड़ लोगे तो ये आपका निकल के चला आएगा वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड। ये पहली क्लास में ना मैंने एकदम रटवा क्या दिया था आपके दिमाग में, डाल दिया था इसको। ठीक है, आइए एक एक डेटा मुझे बता दीजिए। पहले प्रोडक्ट ए का मुझे बताइए मटेरियल। भैया प्रोडक्ट ए में ना, पहले प्रोडक्ट ये तो मुझे दिख रहा है, प्रोडक्ट ए मुझे यहाँ दिख रहा है। और देखेंगे मटेरियल कॉस्ट है 10 रुपये की, वेजेस है 15 रुपये की और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5 रुपये की। मैं तीनों को लिख लूँ, 10, 15 और 5। हाँ भैया आप लिख सकते हो, 10, 15 और 5। ठीक है, कुछ वेरिएबल ओवरहेड भी थे ना, हाँ यहाँ पे देखिए गिवन है वेरिएबल ओवरहेड कितने का है बच्चे, 15 रुपये का। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 15। और कोई भी डेटा मेरे किसी काम का नहीं, तो प्रोडक्ट ए में मैंने ये ले लिए। ये तो 5 रुपये फिक्स का है और ये मशीन आवर है, तो ये सब मेरे काम का है ही नहीं। मुझे फ़िलहाल क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वैसे ही मैं डायरेक्ट मटेरियल ले लूँगा 15 रुपये की, वेजेस है 10 रुपये की और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 6 रुपये की प्रोडक्ट बी में। तो 15, 10 और 6, 15, 10 और 6। ठीक है बच्चे, और वेरिएबल ओवरहेड, भैया वेरिएबल ओवरहेड ना 20 रुपये की है प्रोडक्ट बी में, तो मैंने ले लिया 20 रुपये की यहाँ पे। ठीक है जी, हाँ एक बार मुझे बताइए
अब सेल्स में से ना इन सबको माइनस कर दीजिए, ठीक है, और बताइए कि कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। सेल में से जैसे ही मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा, ये मेरा निकल के चला आएगा कंट्रीब्यूशन। और ये सब कुछ ना बच्चे हम पर यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हम सब कुछ क्या निकाल रहे हैं, पर यूनिट निकाल रहे हैं। तो जो भी आएगा हमारा ये पर यूनिट आएगा। आइए 100 रुपये में से आप 10, 15, 25, 5, 30, 40, 45, ठीक है, आप 100 में 45 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है, 100 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। ये आ गया आपका 55 रुपये का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, 120 में से 15, 10, 25, 120 माइनस 25 माइनस 26, 69 आ रहा है बच्चे ये, ठीक है। ओके भैया, आपने क्या करा, बेसिकली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, ठीक है, मुझे यहीं तक पहुंचना था। हाँ, अब मुझे बताइए इनके 4 बातों का ना आंसर मैं इतने के बेसिस पे दे सकता हूँ। कौन कौन से, आइए पहले मैं ए कर रहा हूँ और ए का 1 कर रहा हूँ। ए का 1 देखिए आपसे क्या पूछ रहा था, मतलब ये ए का 1 कह रहा है कि टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट्स इज़ लिमिटेड। हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जब यूनिट्स में वो लिमिटेड सेल कर पाए यूनिट, तो हम देखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें ज़्यादा दे रहा हो वो हमारे लिए क्या है बच्चे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी पे ही हमें कमेंट करने को बोला गया था, ठीक है जी। तो ये हमें कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करो। तो आप मुझे बताओ कि किसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाई है। भैया सीधा सीधा दिख रहा है, ये भी कहने की बात है, ये दिख रहा है ना 69 रुपीज़, ये ज़्यादा हाई है, प्रोडक्ट बी। तो आप यहाँ लिख देंगे कि प्रोडक्ट बी इज़ बेस्ट एज इट्स पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज़ हायर, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में जो जैसे भी लिख सकें लिख दें, बस आपको ये लिख देना है ना कि प्रोडक्ट बी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा आ रहा है। आइए मैं आपके साथ लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा प्रोडक्ट बी इज़ बेटर, प्रोडक्ट बी इज़ बेस्ट लिख दूँगा। क्यों बेस्ट है भाई, या मोर प्रॉफिटेबल है, एज इट्स पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज हायर, ठीक है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आए आप बेसिकली उसमें लिख सकते हैं, नो इश्यूज़, ठीक है भैया। ए हो गया, ए का पहला हो गया। दूसरे में हमसे क्या पूछा जा रहा था, ठीक है, इजी है ना, इसीलिए मैं कहना मैंने पहले क्या करा कि किसका ना कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। बी आप मेरे साथ बच्चे पढ़ेंगे, ये बी वाला, देखिए कह रहा है कि टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज़ लिमिटेड। मतलब सेल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेल का, सेल खुद अपने आप में सेल का अमाउंट, तो सेल का अमाउंट क्या है ना, वो लिमिटेड है। मतलब सेल जो होगी ना वो कम होएगी, और कम कहना सही नहीं है, मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। उससे ज़्यादा हम चाहें भी ना तो उससे ज़्यादा का हम सेल अर्न नहीं कर सकते, सेल कर ही नहीं सकते, तो नहीं कर सकते। जब सेल ही लिमिटेड है तो हम वहाँ भी देखेंगे कि पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किसका ज़्यादा है। तो आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल लेंगे बच्चे, उसमें तो भैया हम एक्सपर्ट हैं। जिसका पीवी रेशियो हाई आएगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है भैया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, सेल इंटू 100। अब जबकि यहाँ डेटा ना यूनिट्स में है तो आप यहाँ लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेल्स पर यूनिट इंटू 100, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेंगे। अब मुझे बताइए इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका मुझे दिख रहा है 55 रुपये का, ए का 55 डिवाइड बाई इसकी सेल कितनी है भैया, 100 रुपये की, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और ये मैंने किसके लिए निकाला, ये तो है ए का,
ठीक है, और बी का कितना आ जाएगा, पहले इसका तो आप मुझे बता दो भैया। सीधा सीधा 55% दिख रहा है, 55 डिवाइड बाई 100 है तो 55% ही हुआ ना। इसको क्या कैलकुलेटर पर करना है, तो ये 55% बच्चे क्या आ गया इसका पीवी रेशियो। और बी का कितना परसेंट आ जाएगा, ऑफ कोर्स 69% आएगा, नहीं क्योंकि ये 100 नहीं है 120 है, तो 69 डिवाइडेड बाई 120, 69 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना, 69 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू 57.5%, 57.5%। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे बच्चे कि किसका पीवी रेशियो ज़्यादा है, पीवी रेशियो किसका ज़्यादा है। भैया अगेन ना बी का पीवी रेशियो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ए का 55% और बी का 57.5%। इट मीन्स अगेन बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो आप यहाँ कमेंट में लिख देंगे बच्चे, आप कमेंट में लिखेंगे अगेन प्रोडक्ट बी is more profitable। ठीक है, और चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज इट्स पीवी रेशियो इज हायर। आपने देखा आप कैसे डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, यही मार्जिनल का फ़ायदा है। ये बेसिकली एक चैप्टर नहीं है बच्चे, बहुत कुछ है। ठीक है, आइए भैया 2 तक तो हमने कर लिया। अब ए का थर्ड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा था, आइए ए का थर्ड पॉइंट हमसे कुछ कह रहा था ना कि रॉ मटेरियल की शॉर्ट सप्लाई है। देखेंगे रॉ मटेरियल इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। ठीक है, मतलब हमारे पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है, सफिशिएंट रॉ मटेरियल नहीं है कि प्रोडक्ट ए का 100 यूनिट बना सकें और प्रोडक्ट बी का हम 120 यूनिट बना सकें, वो हमारे पास लिमिटेड है। तो इस के लिए मैंने क्या समझाया था कि कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल पर केजी आप निकाल लेना, जो हमें 1 केजी रॉ मटेरियल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो, मीन्स ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, आप उसे मैन्युफैक्चर करेंगे पहले। ठीक है, समझ में आया ना बच्चे आपको। हाँ भैया, कैसे नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बार फिर से इस पूरी लेक्चर को आप देखने की कोशिश करेंगे, तब भी नहीं आया, फ़ोन उठाएंगे और मुझे कॉल करेंगे सीधा डायरेक्ट। आइए मैं यहाँ लिखता हूँ रॉ मटेरियल पर केजी पर यूनिट, पहले बता दीजिए कि रॉ मटेरियल पर केजी पर यूनिट कितना है। रॉ मटेरियल पर केजी पर यूनिट, इसका क्या मतलब भैया कि एक यूनिट को बनाने में कितना केजी रॉ मटेरियल लग रहा है, एक यूनिट बनाने में कितना केजी रॉ मटेरियल लग रहा है, वो क्वेश्चन में गिवन था ना। अब मुझे बताएंगे मटेरियल 10 रुपये की है, ठीक है, और 2 केजी यहाँ लग रहा है, तो कोई नहीं, सीधा सीधा हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ए को बनाने में ना 2 केजी लगता है और प्रोडक्ट बी को बनाने में 3 केजी लगता है, एक यूनिट का बनाने में। ठीक है, आइए इस चीज़ को मैं लिख लूँ, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि रॉ मटेरियल पर केजी पर यूनिट बनाने में जी 2 केजी लगता है ए का और 3 केजी लगता है बी का। अब मुझे बता दीजिए ज़रा कि कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल पर केजी कितना, कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल पर केजी। आप कुछ नहीं करेंगे बच्चे, कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को केजी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे करोगे भैया, ऐसे करूँगा,
ए का कंट्रीब्यूशन कितना आया था, 55 रुपये की ना, हाँ ए का कंट्रीब्यूशन मुझे 55 रुपये का था और बी का 69 रुपीज़ का। यहाँ मैं कर दूंगा 55 को रुपीज़ में है ना तो ऊपर रखूँगा, 55 को डिवाइड कर दूंगा 2 kg से, ये कितना आ गया, और यहाँ पे मैं 69 को डिवाइड कर दूंगा, 69 को डिवाइड कर दूंगा 3 kg से, तो ये कितना आ गया। ऊपर बचे रुपीज़ है तो जो रुपीज़ में है वही रुपीज़ में ही निकलेगा ना, हाँ तो ये निकलेगा रुपीज़ में। अभी ना थोड़ी देर में एक अच्छी बात बताऊंगा आपको, ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे। 55 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू हो गया बच्चे 27.5, 27.5 और यहाँ पे 69 डिवाइड बाई 3, 69 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 23, ये 23 रुपये का। बेसिकली इन सब का मतलब क्या हुआ भैया, ये हुआ कि अगर मैं प्रोडक्ट ए में, ये वाला है प्रोडक्ट ए में 1 kg रॉ मटेरियल लगाता हूँ ना तो 27 रुपये 50 पैसे का कंट्रीब्यूशन अर्न करता हूँ। वैसे ही प्रोडक्ट बी में, ये है प्रोडक्ट बी बच्चे, प्रोडक्ट बी में अगर मैं 1 kg रॉ मटेरियल लगाता हूँ ना तो 23 रुपये का कंट्रीब्यूशन अर्न करता हूँ। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट कहूँ तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं कह दूँ कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाता हूँ। किस में ज़्यादा कमा रहा हूँ भैया ना, 27.5 ज़्यादा है 23 से। इट मीन्स कि प्रोडक्ट ए इज़ ना मोर प्रॉफिटेबल व्हेन कब, व्हेन रॉ मटेरियल इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। ठीक है, तो आइए मैं इसी चीज़ को लिख देता हूँ। आप लिखेंगे मेरे साथ, डिसीजन प्रोडक्ट ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल as it has more contribution per kg of material. Product A is more profitable as it has more contribution per kg of material, ठीक है। तो आपने तीसरे पे भी क्या कर दिया, कमेंट दे दिया। ठीक है, आइए एक लास्ट इसमें रह गया है 4। भैया आपने वो बात तो बताई नहीं, आपने अभी कहा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हाँ मैं बताता हूँ, आज से ना 15 साल, हाँ मान के चलिए 12 से 15 साल पहले हम ना जब पढ़ते थे सेम चीज़, तो हमारे टीचर पता है क्या कहते थे कि पूरी कॉस्टिंग में हम लक्ष्मी को ऊपर रखते हैं। ठीक है, लक्ष्मी आपको पता होगा ना, लक्ष्मी माता, पैसा। ठीक है, तो वो ऊपर रखते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो ना कि पैसा सबसे आगे है, पैसा है तो सब है। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको यहाँ मुझे याद आ गया कि हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए 55 को ऊपर रखा ना, और 55 क्या था, पैसा था, और पैसा मीन्स लक्ष्मी। ठीक है, 69 को ऊपर रखा और 69 मीन्स लक्ष्मी, रुपीज़। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, और ये ना हमेशा आप याद रखेंगे, पूरी कॉस्टिंग में ऐसे ही चलता है, चाहे आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आइए लास्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट ना कह रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर इज़ लिमिटेड। हमारे पास इस बार क्या हो रहा है बच्चे, मशीन आवर ना लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटेड है। मतलब जो पूरे ना बनाने के लिए जितने घंटे चाहिए, क्योंकि 3 घंटे लग रहा था 1 यूनिट बनाने में और इसका 2 घंटे लग रहा था, टोटल में कहूँ तो मान लीजिए ऑन एन एवरेज 5 घंटे लग रहे हैं 1 यूनिट को बनाने में। ठीक है, और टोटल यूनिट इतने सारे हैं, कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना, क्यों? क्योंकि मशीन आवर ही हमारे पास लिमिटेड है। तो जब मशीन आवर लिमिटेड है तो सेम चीज़ आप यहाँ करेंगे, कंट्रीब्यूशन जैसे निकाला ना, यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया बच्चे मटेरियल से, वैसे ही आप यहाँ से डिवाइड कर देंगे क्या, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे मशीन आवर से।
ठीक है, तो जो आंसर आएगा, जो मतलब ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन देगा वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आइए इसको कैसे लिखेंगे चौथे को, आप यहाँ लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। इसका क्या मतलब हुआ भैया, ये मतलब हुआ कि एक घंटे अपना आवर देके, मतलब 1 घंटा देके मैं किससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ, किससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ, प्रोडक्ट ए से कि बी से। ठीक है, तो वो आपको बताना है बस। तो कंट्रीब्यूशन मैंने अभी निकाला था ना, हाँ 55 रुपये की तो आई थी ए में, यहाँ 55 रुपये की थी और यहाँ 69 की थी, और ये हमारे रुपीज़ के टर्म्स में थे। ठीक है, और यहाँ डिवाइड हम कर देते थे किससे बच्चे, मशीन आवर बताइए कितना। तो मुझे याद है ना 3 घंटे तो लगता था, 3 आवर इसमें और 2 आवर इसमें, या मैं उल्टा लिख रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में सही है बच्चे, 3 घंटे लग रहा है प्रोडक्ट ए को बनाने में और 2 घंटे लग रहा है प्रोडक्ट बी को बनाने में। ठीक है, आइए तो 3 घंटे और 2 घंटे, मुझे बता दीजिए कितना। भैया 55 को ना 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 18.33 रुपीज़ 18.33 को मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, 69 डिवाइडेड बाई 2 आवर इज इक्वल्स टू 34.5 रुपीज़ 34.5। इट मीन्स कि बताइए मुझे कि 1 घंटा में अपना मशीन आवर लगाता हूँ तो किससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ, किससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमाता हूँ। भैया आप ना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, देखो इससे आप ना इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, 34 रुपये 50 पैसे कमा रहे हो, ये तो सिर्फ 18 रुपये दे रहा है, ऑलमोस्ट ना 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल व्हेन मशीन आवर इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, ये आप कमेंट में लिख दोगे। ठीक है, कितना आसान है ये, और इसी से लोग भागते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। आप नहीं भागेंगे बच्चे, आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। अच्छा मैं बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था ना, अभी 10 दिन भी 10-12 दिन हो गए शायद, हाँ 10-12 दिन हो गए। अभी जुलाई 2023 में हुआ जून वाला एग्ज़ाम, सेम क्वेश्चन आया था। मैंने इसकी अभी ना आंसर भी अपलोड करा था, उसका सजेस्टेड आंसर मैंने खुद बनाया था। तो वहाँ पे इतना सारा डेटा नहीं था, लेकिन लिमिटेड डेटा थे, लेकिन आया यही वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली। अब आप ना खुद को मतलब नाप तोल सकते हैं कि मुझे कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर ये आपको अच्छे से आ रहा है तो फिर आप एग्ज़ाम में वेल परफॉर्म कर पाएंगे, अगर डाउट हो रहा है तो आपको अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कहेंगे भैया अभी तो मैंने शुरू किया है। आप लिखेंगे प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल ठीक है, as it has more contribution per machine hour, as it has more contribution per machine hour। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा और 2-4 मिनट की क्लिप बना के समझाने की। इवन तब भी समझ नहीं आया, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इवनिंग 6 to 7 आप तक रिप्लाई चला जाएगा। भैया नंबर कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ तक हमने ए को अच्छे से, ए में टोटल 4 इसने पूछे थे हमसे, चारों के चारों हमने बता दिया, 1 2 3 4। अब बी में आइए। बी में ना आपसे थोड़ी ये मेहनत करवाने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ बहुत ही ध्यान से बच्चे पढ़ेंगे। कह रहा है कि अज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ विच इज़ रुपीज़, नहीं विच इज़ इन यूनिट्स में ना, केजीज में है 10,000 kg। ओके, एंड ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3500 यूनिट्स। फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स विच विल यील्ड अ मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसने बना दिया इस चीज़ को। ये आपसे कह रहे हैं ना बच्चे
कि रॉ मटेरियल की ना यहाँ शॉर्ट सप्लाई है, मतलब की फैक्टर है। की फैक्टर मीन्स शॉर्ट सप्लाई डेफिनेटली होगा। जो हमारे पास मैक्सिमम ना सिर्फ 10,000 केजीज अवेलेबल है, ठीक है। और आपसे साथ ही कह रहा है कि चाहे वो प्रोडक्ट ए हो या बी हो, हम दोनों को मैक्सिमम जो सेल कर पाएंगे ना वो 3500 यूनिट तक ही सेल कर पाएंगे। क्यों भैया, इससे ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है बच्चे, ठीक है। तो मार्केट में जितनी डिमांड होगी उतनी तो मैन्युफैक्चर करोगे ना। हाँ, तो प्रोडक्ट ए बना लो या बी बना लो, दोनों ना हम मैक्सिमम 3500 यूनिट ही सेल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाएंगे। आपको बताना है कि कौन ना एक ऐसा प्रोडक्ट मिक्स बना के हमें बताओ कि जो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे? पहले तो आप ये बच्चे समझिए कि 10,000 केजी है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 3500 यूनिट मैं दोनों के बनाऊँ तो टोटल बनेंगे 7,000 यूनिट। 7,000 यूनिट। एक बात बताओ भैया, अगर मैं सारा बनाता ना तो मुझे कितना केजी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती? बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पे कर लेते हैं, रफ वर्किंग है। ए की ये कह रहा है कि मैक्सिमम डिमांड जो है ना वो 3500 यूनिट की है, ठीक है। और बी की जो मैक्सिमम डिमांड है ना वो भी 3500 यूनिट की है, ठीक है। ओके, इसने कहा कि मेरे पास रॉ मटेरियल 10,000 केजी है, इससे ज़्यादा मैं ला ही नहीं सकता, गोडाउन में इतना ही पड़ा है, वो जो बना लो, जो मर्जी वो बना लो, ज़्यादा प्रॉफिट आना चाहिए। मालिक तो ऐसे ही कहेगा ना। हाँ, आपका काम है डिसीज़न लेना कि कौन सा बनाऊँ। एक बात बताओ, अगर मैं ये बनाता तो इसको 1 केजी बनाने में कितना लगता है? 3 रुपये, 3 केजी और 2 केजी लग रहे थे ना। हम्म, 2 केजी और 3 केजी, ठीक है। ए को बनाने में, ए का अगर मैं 1 यूनिट बनाता हूँ ना, ए का 1 यूनिट बनाता हूँ तो 2 केजी लगता है, और बी का 1 यूनिट बनाता हूँ तो 3 केजी लगता है। आप मुझे बता दो कि कितने केजी ये आ रहे हैं? भैया 35 दूनी 70, 7,000 केजी यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे कितना लग जाएगा? 35 दिया 105। भैया ये ना 10,500 केजी, 10,500 केजी, ठीक है। टोटल को जब मैंने जोड़ा, प्लस कर दिया, तो ये कितना आ रहा है बच्चे? 17,500 केजी। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास 17,000 केजी रहता तब ना मैं बना पाता दोनों का 3500 यूनिट, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ कितना है? 10,000 केजी है। और आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ देख पा रहे होगे कि अगर मैं सिर्फ बी ही बनाऊँ ना तब भी पूरा ना पड़े। बी अगर मैं सारा का सारा मटेरियल सिर्फ बी में लगा दूँ तब भी बी मटेरियल पूरा ना बन पाए, ठीक है। मैं कौन सा बनाऊँ कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे? ऐसा सिचुएशन जब आएगा ना तो आप अपने दिमाग से कहो कि दिमाग एक बात बता, अभी तूने देखा ना कि कम मटेरियल लगा के मुझे कौन सा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा था, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा था? एक सेकेंड, अभी तो याद आया ना, रॉ मटेरियल पर केजी वाला यही तो था। रॉ मटेरियल पर केजी वाला जो कंट्रीब्यूशन पर केजी मुझे ज़्यादा दे रहा था वो कौन सा था? भैया ए था। ये जो ए है ना, ये मुझे ज़्यादा दे रहा था क्या? प्रॉफिट। देखो 27.5 रुपये दे रहा था, वहीं ये बी कितना दे रहा था? 23 रुपये की दे रहा था। एक सेकंड भैया ना, मैं रैंकिंग कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जल्दी से रैंकिंग कर लेता हूँ। रैंकिंग मीन्स रैंक कर देता हूँ कि सबसे पहले मैं कौन सा वाला बनाऊँगा। सबसे पहले ना यहाँ पे आपने रैंकिंग कर दी ऐसे, रोमन में 1 और यहाँ पे 2। सबसे पहले मैं किसका बनाऊँगा? सबसे पहले ना मैं प्रोडक्ट ए बनाऊँगा। क्यों बनाऊँगा? क्योंकि मुझे कम मटेरियल लग के ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा था। आपको समझ आया ना? हाँ, तो एक स्टेप आपने ज़्यादा करा, रैंकिंग वर्ड का यूज़ किया, लिखा रैंक, और रैंक कर दिया आपने ए को पहले, कि पहले भाई ना मैं ए को बनाऊँगा, ये मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। कैसे आप अपने दिमाग को यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना अच्छे से? हाँ भैया, अब लग रहा है ना कुछ पढ़ रहे हैं, हम बड़े बच्चे हैं। वो तो पहले घिसी पिटी बातें पढ़ते थे बस 12th तक, ठीक है। अब देखिए, तो इट मीन्स आप क्या करेंगे बच्चे? प्रोडक्ट ए सबसे पहले बनाएंगे, पूरा का पूरा 3500 है ना, तो 3500 पूरा का पूरा बना देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 केजी ही लग रहा है ना। हाँ, तो 35 दूनी 70, 7,000 केजी लगेगा, मटेरियल बच ही जाएगा, बी के लिए भी कुछ बच जाएगा। तो कोई नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, मटेरियल ए को बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। आइए, तो मैं अपना आंसर डालूँगा यहाँ पे बी में। बी मैंने स्टार्ट कर दिया, और यहाँ कहीं लिख दूँगा प्रोडक्ट ए अगेन,
ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिले। और अभी तक लाइट नहीं आई और गर्मी से बुरा हाल है। ये मेंटेनेंस वाले अभी क्यों करते हैं? इनको रात में करना चाहिए। नहीं भैया, रात में तो और दिक्कत हो जाएगी। आइए, चलिए मुझे एक बात बताइए बच्चे, मैं कितना यूनिट बना पाऊँगा पहले वो लिख लूँ? हाँ लिख लीजिए भैया। यूनिट्स, और एक सेकेंड भैया, 3500 यूनिट तो बनाने हैं, 3500 यूनिट बनाने हैं और 2 केजी यहाँ लग रहा है। इट मीन्स कितना? 7000 केजी तो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया यहाँ पे, 7000 केजी तो यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया। ठीक है, ये चीज़ ना एक सेकंड बच्चों, देखेंगे आप इसका मैं कितना बना पाऊँगा। इसका तो मैं सारा का सारा बना पाऊँगा। मैं कह दूँ कि 3500 यूनिट्स तो मैं पूरा बना लूँगा इसका। हाँ भैया बना सकते हो। 7000 केजी मैंने यूटिलाइज़ कर लिया सारा, और 3500 यूनिट मैंने बना लिया प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी का मैं सारा बना पाऊँगा क्या भैया? कैसे बना पाओगे भैया आप ना? आपके पास अब कितना रॉ मटेरियल रिमेनिंग बच रहा है तो आप ज़रा बताओ तो मुझे, आप मुझे बताओ। इसको ज़रा मैं ऐसे कर दूँ, रिमेनिंग रॉ मटेरियल कितना है आपके पास? रिमेनिंग रॉ मटेरियल कितना केजी अवेलेबल है भैया? 7000 आपने लगा लिया, टोटल 10,000 थी। इट मीन्स 3000 केजी आपके पास बच रही है। ठीक है, मेरे पास बच रही है 3000 केजी, और 3000 केजी में मैं कितना यूनिट्स बना पाऊँगा? ठीक है, एक यूनिट को बनाने में कितना केजी लगता है इसका? भैया 3 केजी लगता है। तो मैं कह दूं कि इसका ना मैं मैक्सिमम ना 1000 यूनिट ही बना पाऊँगा, 1000 यूनिट ही बना पाऊँगा। हाँ भैया, सारा का सारा 3500 यूनिट तो आप नहीं बना पाओगे क्योंकि रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जितना है उतना तो मैं बना लूँ। ओके, आइए आपसे क्या बताना है, आप लास्ट में ना प्रॉफिट बताना है बच्चे। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट निकालते हो कैसे? भैया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। और जब मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी गिवन है, तो मैं क्यों सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट लिखूँ? वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं तो कहूँ कि सीधा मुझे प्रॉफिट निकल के चला आता तो मैं बाकी भी नहीं लिखता। ठीक है, तो मैं सीधा निकाल देता हूँ कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़ कितना आ रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़ कितना आ रहा है वो डायरेक्टली मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, निकाल लो भैया। पहले इनकम स्टेटमेंट में हाफ बना लूँ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आ जाती है आपकी प्रॉफिट। भैया ना हमें अच्छा नहीं लग रहा, आपने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं करा? बच्चे इसलिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं करा कि जब मेरे को ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाऊं? मुझे पहुंचना है प्रॉफिट तक, तो जो पहुंचना है जहां तक वहां मैं इजी वे में पहुंच सकता हूं, तो मैं क्यों डिफ़िकल्ट रास्ते को चूज़ करूं? हाँ निकल सकता है वो भी, लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों निकालूँ, टाइम वेस्ट करना है। हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो आइए कंट्रीब्यूशन आप मुझे सीधा सीधा बता दीजिए कि 35 यूनिट इसकी, 3500 यूनिट, 3500 यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी की है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ 55 की निकाली थी ना हमने, याद आया आपको? हाँ भैया यहाँ तक तो निकाल ही लिया था ना। देखिए बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 55 रुपये की, और ये 69 रुपीज़ की। ठीक है, तो 55 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा टोटल यूनिट को, 55 से। अब मुझे बता दीजिए ए का कितना आ गया।
तो 3500 मल्टीप्लाई बाई 55 इज इक्वल्स टू 1,92,500। 1,92,500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आ गया। अगेन आप इसका निकाल लो। कैसे निकालोगे? सेम कहानी भैया, 1000 यूनिट्स है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो। इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 69 रुपीज़ का। ये कितना आ जाएगा? निकाल लो भैया, सीधा सीधा दिख रहा है, 59,000 ही आ जाएगा ना। ये 69,000। आइए, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ना पर यूनिट गिवन था ना इस क्वेश्चन में, ओवरऑल नहीं गिवन था। यहाँ देखेंगे आप बच्चे, आपको फिक्स कॉस्ट दिख जाएगा। ये फिक्स दिख रहा है ना, ये फिक्स कॉस्ट रुपीज़ में गिवन है, पर यूनिट 5 रुपये का और यहाँ 10 रुपये का, ठीक है। 5 रुपये पर यूनिट प्रोडक्ट ए में है और 10 रुपये प्रोडक्ट बी में है पर यूनिट। भैया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है क्या? है बच्चे, है तो लिख देंगे। यूजुअली ओवरऑल बेसिस पे गिवन रहता है। आई तो अगेन मैं वही लिख दूँ। कैसे लिखना है मुझे? 3500 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 5 रुपये की थी ना, 5 रुपये की, तो मुझे बता दीजिए रुपीज़ में कितना आ जाएगा। भैया 3500 इंटू 5, 17,500 रुपये की, 17,500 रुपये की आपकी आ जाएगी फ़िक्स कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे देखेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा आपके गेम में। कैसा कि भैया यहाँ फ़िक्स कॉस्ट ना 1,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई कितने की थी भैया? 10 रुपये की थी। 10 रुपये पर यूनिट है ना। देखेंगे बच्चे यहाँ पे 10 रुपये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दे रखी है, तो आप यहाँ लिखेंगे 10 रुपये। फिर ट्विस्ट क्या है भैया? ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1,000 इंटू 10, भैया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपने लिख लिया होगा ना कॉपी में? हाँ भैया लिख लिया होगा। अब लिख लिया होगा ना तो उसे काटो। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? अब काटो बच्चे जानबूझ के, जैसे कि मैं भी आओ चलो काट देता हूँ, ठीक है। मैंने भी लिखा और मैंने इसको काटा। क्यों? क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? देखो बच्चे, फ़िक्स कॉस्ट जब यूनिट्स में गिवन हो ना, फ़िक्स कॉस्ट जब यूनिट्स में गिवन हो तो आप ना मैक्सिमम कैपेसिटी पे लिया करो। मैक्सिमम कैपेसिटी मीन्स व्हाट? कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाता तो कितना बनाता? भैया 3500 यूनिट बनाता, तो 3500 यूनिट पे लो ना फ़िक्स कॉस्ट को, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट ना आप कम पे नहीं ले सकते। एक बात बताओ, आप अपनी फैक्ट्री में मान लो 3500 यूनिट बना रहे हो, ठीक है, और उसके लिए ना मैक्सिमम आप कुछ भी एक अमाउंट ले लो, मान लो 1 लाख रुपए दे रहे हो, ठीक है। क्या ऐसा होगा कि आप कम यूनिट बनाओगे? आप कम यूनिट जानबूझ के बनाओगे क्योंकि आपकी सेलिंग नहीं है, सेल कैपेसिटी नहीं है, आपकी बाज़ार में डिमांड नहीं है, तो आप बोलोगे एक काम करता हूँ ना, इस बार लैंडलॉर्ड को ना कम पैसे दे दूंगा, 1 लाख, भैया 10,000 ले ले, 10,000 रेंट ले ले, ठीक है। वो ले लेगा आपसे 10,000 रेंट, जो भी लैंडलॉर्ड होगा मारेगा आपको, बोलेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए बच्चे आपकी डिमांड नहीं है, चाहे आपके पास जो भी फैक्टर्स कम पड़ गए, मटेरियल कम पड़ गया, लेबर कम पड़ गई, उसकी वजह से मुझे क्यों कम पैसे दे रहा है भाई? मुझे तो 3500 वाला ही हिसाब किताब चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमेशा अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रट लीजिए। नहीं भैया रटना तो हम नहीं करेंगे ना। मैक्सिमम कैपेसिटी पे फिक्स कॉस्ट चार्ज होती है। तो यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की थी भैया? 3500 यूनिट की थी ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बनाता, क्योंकि मेरी सेलिंग कैपेसिटी 3500 की थी, वो तो मटेरियल कम पड़ गया, इसलिए मैं बना नहीं पाया 3500। मल्टीप्लाई बाई 10 यहाँ पे आप कर दो। अब ये एक्चुअल आएगा बच्चे। यहाँ एग्ज़ाम में ना आपसे एग्जामिनर खेल जाता है और आप उसे खेलने देते हैं, ठीक है, सारी मेहनत बेकार। ये आ जाएगा 35,000 रुपये का। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा, आप भी अपने अकॉर्डिंगली हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आइए अब मुझे प्रॉफिट बता दीजिए आप। ठीक है,
ओके, आइए प्रॉफिट बताइए मुझे। जैसे ही 1,92,500 का आपका कंट्रीब्यूशन था, 1,92,500 का कंट्रीब्यूशन था, माइनस कर देंगे 17,500 और ये आ जाएगा 175, 1,75,000 की आ जाएगी प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में ना कितना टाइम लग गया यार। कोई नहीं बच्चों, आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने कोशिश किया कि ईच एंड एवरी पॉइंट को ना मैक्सिमम एलेबरेट करके पढ़ा सकूँ। 69,000 माइनस 35,000 इज इक्वल्स टू 34,000, 34,000। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए का इतना प्रॉफिट और प्रोडक्ट बी का इतना प्रॉफिट, लेकिन आपको जब कंपनी को बताना होगा तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कि भैया प्रोडक्ट ए से इतना प्रॉफिट आया, बी से इतना नहीं। उसको जानना होगा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मैनेजमेंट ना टोटल प्रॉफिट जानने में इंटरेस्टेड होती है, पर यूनिट क्या कहलाता है और पर प्रोडक्ट क्या कहलाता है। आप इन दोनों को जोड़ दो और मुझे बता दो कितना। 1,75,000 प्लस 34,000, ये आ जाएगा 2,09,000 की। आप बता देना कि जी देखो 2,09,000 का प्रॉफिट मैक्सिमम है कि सिर्फ 10,000 kg रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके ना आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। क्यों? क्योंकि ना मैं ऐसे ही CMA नहीं बना, बहुत मेहनत की थी मैंने टेक्निक को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाँ, एक चीज़ जो बच्चों को डाउट दे रहा होगा, इसके लिए ना मैं एक यहाँ पे नोट लिखवा देता हूँ। नोट में बच्चे आप लिख देंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट टेकन एट मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है जी, और मुझे आप तक हमने ना इसका मतलब नहीं बनाया हैशटैग का, कोई नहीं। आइए, तो ये फुल प्लेज एक क्वेश्चन था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इतना डेटा तो नहीं देगा, कोई भी एक फैक्टर को ना लिमिटेड कर देगा और आपसे पूछेगा कि आंसर बताओ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, और एग्ज़ाम में बहुत सारे आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बच्चे, इसकी आप कम से कम ना 2 बार प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ बिना देखे। ठीक है, 10 बार गलती करोगे तब भी एक्सेप्टेबल है, वो 10 बार ना गलती हो ही नहीं पाएगी, 2-3 बार गलती करोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा, और वही आपको करना है। तो फाइनली हमने ना इलस्ट्रेशन नंबर 13 करा। चलते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन के लिए, और वो हो जाएगा आपका 14। आइए मेरे साथ, आप इसे आइए रीड कीजिए मेरे साथ। कह रहा है कि अ कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। ठीक है, एक कंपनी है बच्चे, वो एक महीने में ना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 1 लाख यूनिट ना मैन्युफैक्चर कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, कह रहा है कि द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ सेल्स प्राइस इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये कुछ हमें बातें दे रखी हैं। कह रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप 60% पे काम करोगे तो 60% पे बच्चे कितना यूनिट आप मैन्युफैक्चर कर लोगे? भैया 60,000। जब 100% अपना हम काम कर रहे हैं 100% पे, ये परसेंटेज में गिवन है, तो 1 लाख यूनिट आप बना पा रहे हो। तो जब 60% पे काम करोगे तो कितना बना लोगे बच्चे? भैया 60,000 यूनिट। वैसे ही 70% पे काम करोगे तो मतलब 70% प्रोडक्शन करोगे तो कितना? भैया 70,000 यूनिट। वैसे ही यहाँ 80,000 और यहाँ 90,000 और यहाँ पूरा का पूरा 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। हाँ, ये तो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हो गया। तो आगे क्या? आगे ये कह रहा है कि अगर आप 60,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हो ना, तो जो सेलिंग प्राइस होगी ना वो 90 पैसे की होगी। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर आप 70,000 यूनिट प्रोडक्ट करके सेल करते हो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80 पैसे की होगी। वैसे ही 80,000 यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो और सेल करते हो तो सेलिंग प्राइस आपकी 75 पैसे की होगी। ऐसे ही 67 पैसे की होगी और 61 पैसे की होगी। ठीक है, हमने यहाँ क्या पाया बच्चे कि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी सेलिंग प्राइस ना कम हो रही है, और जितना हम कम हमने प्रोडक्शन करा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हमारा जितना कम है उतना ही हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हायर है। अब देखो यहाँ पे
अपने बच्चे यहाँ पे क्या देखा कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना आपको घटती हुई नज़र आएगी, घटती नज़र आ रही है ना। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका प्रोडक्शन, पहले 60 फिर 70 फिर 80 फिर 90 फिर 100, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ हमारे पास सिचुएशन गिवन है। आगे ये हमसे क्या पूछना चाहता है, कह रहा है कि द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन दीज लेबल्स इज़ 15 पैसा पर यूनिट। ठीक है, अगर आप एक यूनिट मैन्युफैक्चर करते हो ना बच्चे, तो वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी आती है ना वो 15 पैसे पर यूनिट की आती है। मैंने कहा ठीक है, ओवरऑल फिक्स कॉस्ट ना 40,000 की आ रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्या आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। अच्छा, आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी है, लेकिन 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 incremental revenue and differential cost at each stages at which volume of production will the profit be maximum। ठीक है बच्चे, देखो ये आपके साथ लास्ट में ना एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। कह रहे हैं ना कि आप मुझे इनकम स्टेटमेंट ही बना के दिखाओ, इनकम स्टेटमेंट ही बना के दिखाओ सारे स्टेजेस की, और लास्ट में ना दो बातें तुम कैलकुलेट करना। पहला, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालना, कैसे निकलेगा मैं सिखाऊंगा। डिफरेंशियल कॉस्ट निकालना कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहे हो तो कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहे हो तो रेवेन्यू में कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और कौन से ऐसे स्टेज पे मैं काम करूँगा, इन सब में से कितना परसेंट एक्चुअली बनाऊँगा जिस पे मेरी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनकम स्टेटमेंट हम पहले बना लेते हैं, लेकिन जो मेरा इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका होगा ना, इस बार बच्चे वर्टिकल नहीं होगा, मैं हॉरिजॉन्टली बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि कम स्पेस में आएगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वरना एक एक का मुझे ना इंडिविजुअली बनाना पड़ जाएगा, ये क्वेश्चन 2 घंटे का हो जाएगा फिर। ठीक है, आइए आप लिखेंगे आंसर टू इलस्ट्रेशन नंबर 14, और बहुत सारे कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसे कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी कॉपी को ना ऐसे हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर लीजिएगा और फिर खींचिएगा। ठीक है भैया, कितने की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे हिसाब से 8-9 की तो ज़रूरत पड़ेगी बच्चे, कॉलम की 8-9 कॉलम की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे आप ना ऐसे वर्टिकली भी ना यूज़ कर सकते हो। आइए आप लिखेंगे, सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है, कैपेसिटी गिवन है ना, इतने परसेंट पे कैपेसिटी है, सेलिंग प्राइस है, सेल निकल जाएगा, और यहाँ पे यूनिट मुझे निकालना होगा बीच में, क्योंकि यूनिट से ही मल्टीप्लाई करूँगा ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट को, तो 4 तो मुझे वैसे ही दिख गए। पहले मैं निकालूंगा कैपेसिटी, कैपेसिटी। दूसरा मुझे चाहिए यूनिट्स। ठीक है, तीसरा निकल जाएगा, यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, निकल के आ जाएगा सेल्स। सेल्स आ गई तो मैं माइनस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी तो चलो कंट्रीब्यूशन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधे आ जाता हूँ फिक्स कॉस्ट पे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा, या फिर अगर मुझसे इंक्रीमेंटल पूछ रहा है तो वेरिएबल और फिक्स दोनों को मैं दिखा दूंगा, आ जाएगा टोटल कॉस्ट। बच्चे मुझे ना जगह की और ज़रूरत पड़ेगी, मैं थोड़ा कम में एडजस्ट कर लेता हूँ, यूनिट से ही। ठीक है, और यहाँ मैं कर लेता हूँ सेल्स, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, और एक आपसे 2 बातें पूछ रहा था, डिफरेंशियल कॉस्ट, और रेवेन्यू में आपसे पूछ रहा था कितना चेंज आया, रेवेन्यू इंक्रीमेंटल। ठीक है बच्चे, ये मैक्सिमम आपके इतने कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही कॉलम में हो गया, तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली। ठीक है, आइए कैपेसिटी में जल्दी जल्दी कॉपी कर लेता हूँ डेटा से, कितने कितने परसेंट कैपेसिटी, 60%, 70, 80, 90, 100, 60%, 70%,
80%, 90% और 100%। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन को ही एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ बच्चे। अब मुझे एक बात बताइए कि जब 100% कैपेसिटी पे वो 1 लाख यूनिट क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी थी ना उसकी 1 लाख यूनिट एक महीने में, तो क्या 12 महीने के निकालना है? नहीं नहीं, हमसे सिर्फ एक ही महीने का डेटा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भैया कितना, 60,000 यूनिट, यहाँ 70,000 यूनिट वो मैन्युफैक्चर कर पाएगा, यहाँ 80,000 मैन्युफैक्चर कर पाएगा और सेल कर पाएगा, और यहाँ पे 90,000 मैन्युफैक्चर और सेल कर पाएगा। ओके, सेल्स भैया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मुझे गिवन थी ना? हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख ही देता हूँ, @ कितने पैसे थे, 90 पैसे, 80 पैसे, 75 पैसे, 0.90, 0.80, 0.75, 67 पैसा और 61 पैसा, 0.67 पैसा और 0.61 पैसा। ठीक है बच्चे, आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और मुझे सेल्स बता दीजिए। आप समझ गए ना? हाँ भैया हम समझ गए, तो मैं मिटा दूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए ना। हाँ, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देंगे, आपके पास जगह होगी, मैं ना इन लोगों को मिटा देता हूँ। क्योंकि मैं डायरेक्टली क्या लिख लूँगा, सेल। चलो बच्चों जल्दी जल्दी सेल बता दो। सेल 60 था ना, 60 और 90, 9 छक्का 54, 54,000 ये आ जाएगा। आप एक बार कर लेंगे बच्चे, ठीक है। 54,000, ये 80 था ना, 80 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 56, ये 80 है, 80 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, 80,000 इंटू 0.75, 60,000 बच्चे ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ है 67 पैसा, 90,000, 90,000 इंटू 0.67, 60,300। ठीक है, और ये 1 लाख है और 61 पैसा है, तो 61,000 हो जाएगा। ठीक है, आइए जी, ये मेरा सेल्स निकल गया। वेरिएबल कॉस्ट ना बच्चों सीधा सीधा दे रखा है कि 15 पैसा पर यूनिट, तो 60 यूनिट मैंने बनाया और 15 पैसा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना, 15 छक्का 90, 9,000 आ जाएगा, 9,000 ये आ जाएगा। वैसे ही 15 इंटू 7 आप कर देंगे 105, और 105 का मतलब यहाँ पे 10,500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 पैसे से, तो कितना आ जाएगा, 15 अठे 120, तो 12,000 में कह दूँ। कैलकुलेशन ना आप अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे। ठीक है, ये 90 इंटू 15, 15 9 135 होता है ना, तो ये 13,500 मैं कह सकता हूँ। ठीक है जी, और लास्ट में रह गया 1 लाख। 1 लाख को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15,000 आ गया मेरा, मतलब 15 पैसे से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये मैंने ना छोटी छोटी ऐसे ही बचपन की रटा रटा ज्ञान होता है ना, पहाड़े याद करे थे, वो कहीं तो काम आ जाए। आइए, फिक्स कॉस्ट बच्चे क्या दे रखा है, फिक्स कॉस्ट कह रहा है कि एट एनी लेवल 40,000 का था ना, हाँ ये फिक्स है बच्चे 40,000। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी लेवल पे काम करो, चाहे कितना यूनिट बनाओ, 60 यूनिट बनाओ, सॉरी 60% यूनिट पे बनाओ या 100% यूनिट बनाओ, ना बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। और वो कितना आएगा, वो 40,000 कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, आप समझ रहे हो ना कि फ़िक्स कॉस्ट में ऑल स्टेजेस पे सेम क्यों लिख रहा हूँ। हाँ भैया, आप कितने भी लेवल पे काम करो ये चेंज नहीं होने वाला। इसका मैंने नाम रखा है, ये अजय है और अमर है। आइए, टोटल कॉस्ट मुझे बता दीजिए भैया। टोटल कॉस्ट मीन्स बच्चे टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स कर दो, आ जाएगा ना आपका टोटल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 9,000 की वेरिएबल कॉस्ट और 40,000 की फिक्स कॉस्ट। 40 और 9 को आप जोड़ देंगे 49,000 आ जाएगा टोटल कॉस्ट। वैसे ही 40 10 50,500 जोड़ के मुझे बताइए, 40 और 12 52,000। ठीक है, और ये 53,000, 40 50 53,500।
53,500 और ये आ जाएगा आपका 55,000। भैया हर बार तो आप टोटल कॉस्ट नहीं निकालते थे इनकम स्टेटमेंट में, यहाँ बच्चे मुझे इसलिए निकालना पड़ा ना कि ये मुझसे डिफरेंशियल कॉस्ट पूछ रहा था, तो एक वजह बन गई निकालने की। ठीक है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा आपने क्यों निकाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपने कर लिया होगा। मैं 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ ताकि आप अच्छे से कर लें इसे, क्योंकि आगे ना मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपसे देखिए बच्चे डिफरेंशियल कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट में ना कितने का डिफरेंस आ रहा है वो इसे बताना है। तो टोटल कॉस्ट देखा बच्चे आपने कि यहाँ पे 49,000 की थी। 49,000 किस पे थी? 60% पे। जैसे ही आप यहाँ से चल के यहाँ तक आए, मतलब आप 70% पे काम करने लगे, तो ये कॉस्ट कितने से इंक्रीज़ हो गई भैया? पहले 49,000 लगता था, 50,500 लगने लगा। अगर मैं चेंज कर देता पेन तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। पहले भैया 49,000 लग रहा था और अब 50,500 लगने लगा। इट मीन्स मैं कह दूं कि जो डिफरेंस आया ना वो 1,500 रुपये का आया। क्यों? क्योंकि आपने 10% कैपेसिटी को बढ़ा दी। कैपेसिटी 10% बढ़ाई, कॉस्ट 1,500 से बढ़ गई। वैसे ही पहले 50,500 लगता था और जैसे ही कैपेसिटी को 10% और आपने बढ़ाया, 52,000 का हो गया। इट मीन्स मैं कह दूं यहाँ भी फिर से 1,500 ही बढ़ा। हाँ ठीक है, और आगे आप देखेंगे कि 52,000 से 53,500 हो गया। कब हुआ? जब आप 70% से 80% पे आ गए। ठीक है, नहीं 80% से 90 पे आ गए। ऐसे ही अलग अलग आप आ रहे हो। आपने देखा बच्चे कि जैसे जैसे आप ना अपनी कैपेसिटी को 10% से बढ़ा रहे हो, फिक्स ये टोटल कॉस्ट ना 1,500 से बढ़ रहा है और ये फिक्स अमाउंट से बढ़ रहा है। आप करके देख लो, यहाँ पे डिफरेंस देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो 49,000 से 50,500 हो गया, डिफरेंस 1,500। ठीक है, यहाँ 50,500 से 52,000 हो गया, डिफरेंस 1,500। यहाँ 53,500 डिफरेंस 1,500 और यहाँ 53,500 से 55,000 हो गया, डिफरेंस 1,500। इट मीन्स कितना, ये अजीब सा क्वेश्चन है कि जैसे ही 10% से कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, टोटल कॉस्ट आपकी 1,500 से बढ़ रही है। और रीज़न मैं बताऊँ बच्चे ऐसा क्यों हो रहा है? आपको अगर रीज़न जानना हो तो मैं बताऊं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एट ऑल लेवल ऑफ कैपेसिटी तो सेम है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसी की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ना देखा आपने कि 15 पैसा पर यूनिट है। आप यहाँ 10-10 से बढ़ा रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहा है 15-15 पैसे से और उसका डिफरेंस आ रही है। ठीक है, हाँ भैया यहाँ तक समझ में आया। ओके, लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा था? आपने इसे डिफरेंशियल कॉस्ट तो बता दिया, आपसे ये कह रहा है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बता दो। रेवेन्यू मीन्स सेल। सेल में कितना चेंज आ रहा है? मैंने कहा 1 सेकेंड, पहले ये सेल वाली कॉलम ये वाली है। सेल पहले मैं 54,000 की करता था, अब 56,000 की कर रहा हूँ। कब? जब मैंने कैपेसिटी को 60% से 70% पे ले आया। ठीक है, तो कितना चेंज आया बच्चे? भैया चेंज ना 2,000 का आ गया, 54,000 से 56,000 आ गया। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2,000 से चेंज आ गया। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे बच्चे कि 56,000 से ना 60,000 हो गया। 56,000 से 60,000 हो गया। इट मीन्स कितना? 4,000 रुपये की इंक्रीमेंटल हुई। ओके, वैसे ही मैंने देखा कि 60,000 से ना 60,300 हो गई, मतलब जो रेवेन्यू है ना वो 300 से इंक्रीज़ हो गई। और फिर आगे मैंने देखा कि 60,300 से ये 61,000 हो गई। ठीक है, मतलब 700 रुपये से मेरी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैपेसिटी आप 10% से बढ़ाया, लेकिन सेल जो है ना बच्चे, मतलब रेवेन्यू, वो अकॉर्डिंगली इतने इतने से चेंज आया। यहाँ तक तो हमने इसको बता दिया। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी बता दिया कि देख लो भाई, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तुम्हारी पहले 2,000 बढ़ी, फिर 4,000 बढ़ी, फिर 300 बढ़ी, फिर 700 बढ़ी। ओके, एट द एंड आपसे वो क्या पूछना चाहता था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन कह रहा है कि एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमम। ठीक है, किस लेवल पे ना प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमम है? तो मुझे दिख रहा है ना बच्चे, यहाँ पे ना 4,000 से रेवेन्यू मेरी इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे 4,000 से रेवेन्यू मेरी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। और ये कैपेसिटी कौन सी थी?
80% वाली। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि कंपनी सुनो, तुम्हें ना 80% कंपनी पे 80% कैपेसिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि इसी कैपेसिटी पे ना सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तुम। ठीक है, हाँ भैया समझ में तो आया हमें। तो फिर आइए एक ना नोट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक खूबसूरत सा हम नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे भैया? वही कुछ कुछ बातें। पहले तो हमने देखा कि किसी भी लेवल पे ना जो डिफरेंशियल कॉस्ट था वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो हम लिखेंगे एट ऑल लेवल ऑफ स्टेजेस, एट ऑल लेवल ऑफ स्टेजेस या एट ऑल स्टेजेस, जो भी लिख दो आप। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट, जो आपके डिफरेंशियल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज बाई कितने रुपए से भैया? 1500 से इंक्रीज़ हो रही थी, इंक्रीज बाई 1500। बट एट 80% कैपेसिटी, एट 80% कैपेसिटी, revenue incremental is higher। ठीक है, इसीलिए आप क्या सजेस्ट करोगे? hence at 80% capacity, at 80% capacity company can generate more profit or higher profit। company can generate higher profit। ठीक है, अब जब इमेजिन करो कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो और सेम सिचुएशन आपकी कंपनी के साथ है, यहाँ आप डालोगे ना अपना सिग्नेचर, ठीक है, और लगाओगे अपना स्टैम्प, क्या गुड फीलिंग आएगी ना कि आपने कैसे करा। बाकी लोग ना सोचेंगे कि ये कर कैसे रहा है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे ना इसके पीछे ना मेरी ज़िंदगी के 6 साल हैं, 5 साल हैं, 4 साल हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने मेहनत करके ना नहीं निकाला इस चीज़ को, ऐसे ही मैं CA में नहीं बना। ठीक है बच्चे, अब मन ही मन अब मुस्करा रहे होंगे, मुझे पता है। तो देखिए ये ऑल अबाउट था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14। और दोनों आप आज अब ना हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करे और ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज़्यादा ले लिया हमने। हाँ 1 घंटा लग ही गया। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने करे। ठीक है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन के लेवल्स हाई हैं और हमारी कैपेसिटी भी उससे भी ज़्यादा हाई है, तो हम ना लगाते रहेंगे बस। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। बच्चे क्वेश्चन आज जो भी होंगे ना उन सब की कम से कम आप 2-2 बारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए 15 नंबर मेरे साथ आप रीड करेंगे।